प्यारे बच्चों, पिछले पीरियड में हम सब लोगों ने पढ़ा आलोक धनवा की रचना पतंग। और पतंग पाठ में हमको जो समझ में आया वो ये है कि जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है, भादो जाती है और शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु का आगमन जब होता है तो प्रकृति पूरी तरह से साफ सुथरी स्वच्छ दिखाई पड़ती है, मानो वर्षा ऋतु के जल से पूरी धरती धुल गई है, आसमान पूरा स्वच्छ हो चुका होता है। ऐसे स्वच्छ शरद ऋतु के आसमान में पूर्व दिशा में जब सूर्य उदित होती है तो उसकी लालिमा मानो खरगोश की लाल आंखों के समान मन को मोहने वाली होती है। शरद ऋतु भादो रूपी एक किनारे से पार करता हुआ शरद ऋतु रूपी दूसरे किनारे में प्रवेश करता है, और जैसे ही प्रवेश करता है वो इशारा कर कर के मानो बच्चों को बुलाता है कि आओ तुम अपनी चमकीली साइकिल निकालो, बच्चों को समूह आओ और पतंग उड़ाने के लिए निकल पड़ो। आसमान बिल्कुल मुलायम और स्वच्छ है। वो पतंग जो रंगीन कागज़ से बना हुआ है, वो पतंग जिसकी कमानी बड़ी पतली है, वो पतंग जो धागों के सहारे आसमान की बुलंदियों को छूता है। प्यारे बच्चों, तुम तितलियों के समान नाजुक हो। जैसे तितलियां रंगीन होती है उसी प्रकार तुम लोग भी ज़िंदगी रंगीन है। आओ उड़ान भरो और पतंग उड़ाने के लिए मैदान की ओर चल पड़ो। पतंग की ये विशेषता बच्चों की भी विशेषता होती है। बच्चे बिल्कुल कपास के समान होते हैं। कपास सफ़ेद, कपास कोमल मुलायम, कपास लचीला, और ये स्वच्छ हृदय को धारण किया हुआ एक बच्चा पतंग के समान उड़ान भरता है। जब अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है तो सपने उसके आसमान की ओर उड़ते रहते हैं। रंगीन दुनिया देखना चाहता है, पाना चाहता है, और जब वो आगे बढ़ता है सपनों की ओर तो मुश्किलें आती है। जिस प्रकार आसमान में उड़ने वाला पतंग कभी ज़मीन में आके जोर से गिरता है सिर के बल, उसी प्रकार एक बच्चा भी अपने लक्ष्य की ओर जब आगे बढ़ता है तो उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। परंतु उस मुश्किलों में कभी वो गिरते हैं तो खड़ा भी होते हैं, और खड़ा होकर फिर दौड़ने लगते हैं, चलने लगते हैं अपने लक्ष्य की ओर। तो हवा की झोंकों में जैसे शाखाएं कभी झुक जाती है, कभी उड़ जाती हैं, उसी प्रकार ये बच्चे भी जीवन में अपने लक्ष्य की ओर जब बढ़ते हैं, अपने सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो कभी झुक जाते हैं, कभी उठ जाते हैं, और इस प्रकार क्रमशः करते करते आगे बढ़ते हैं। जब वो आगे बढ़ते रहते हैं तो चट्टान यथार्थ धरती की कठोरता भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाती। वो इतना जुनून से भरा होता है, इतना उत्तेजना से भरा होता है कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहता है। और कभी खतरा आ गया तो भी आशा रूपी धागा के सहारे पुनः आसमान की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करता है। गिरता है, गिरकर फिर उड़ता है तो उसके अंदर निर्भीकता आती है, भय समाप्त होता है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है तो जब तक आगे नहीं बढ़ा रहता है उसे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, डर सा लगा रहता है। परंतु जैसे जैसे कदम को आगे बढ़ाना शुरू करता है उसके अंदर का भय समाप्त होता है, निर्भीकता आने लगती है, और निर्भीक होकर धीरे 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 दृढ़ संकल्प के साथ परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। और जब पहुंच जाता है लक्ष्य पर तो धरती पृथ्वी अपनी सारी वैभव को, सारी खुशियों को, सारे सौंदर्य को, सारे समृद्धि को उन बच्चों को कदमों के नीचे ला के रख देती है कि बच्चों तुमने पुरुषार्थ किया है, तुमने दृढ़ संकल्प के साथ आगे परिश्रम किया है, लक्ष्य को प्राप्त किया है। तुम्हारे परिश्रम के परिणाम स्वरूप, तुम्हारे साहस के कारण ही तुम्हें सफलता मिली है। इन खुशियों का तुम भोग करो। और इस प्रकार ये पतंग पाठ पूरा होता है। पिछले पीरियड में मैंने ये भी बताया था कि परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो किताबों के बीच से भी पूछे जाते हैं। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं और पाठ के पीछे के भी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। बीच के प्रश्न को निकालने की जिम्मेदारी और उसके उत्तर को लिखकर तैयार रखने की जिम्मेदारी हमारे स्वयं की होती है। बच्चों, आप सबकी होगी। अब पाठ के बीच से प्रश्न कैसे आते हैं? जैसे हम इस पतंग पाठ को लें, इस पाठ से प्रश्न कैसे बनेंगे? पतंग किसे कहते हैं?
पतंग पाठ के रचनाकार कौन है? शरद ऋतु का आगमन कैसे होता है, कब होता है? शरद ऋतु में पूर्व दिशा में सूर्य कैसे दिखाई पड़ता है? पतंग की क्या विशेषता होती है? शरद ऋतु किस पुल को पार करते हुए आता है? ये प्रश्न, अब इसी प्रकार के प्रश्न हर उस काव्य पंक्ति के हर पंक्तियों में मिलेगा आपको। कब, कैसे, क्यों, कहा, किनको, ये प्रश्न आप करते जाओ, वो प्रश्न अपने आप बनते जाएंगे। और यदि पूरा पाठ समझ में आ गया है तो आपको उत्तर भी लिखने आ जाएगा, आप तैयार हो जाएंगे। आपके नोट्स की कॉपी में सब बातें होनी चाहिए। इस पाठ के बीच में, जैसे हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्नों में पाठ के बीच के जो प्रश्न आते हैं वो तो आते ही हैं। भाषा से संबंधित इन प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पतंग पाठ में किस अलंकार का, किन किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है? रस क्या है? बिंब आता है इसमें। बिंब किसे कहते हैं? बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है चित्र। जैसे चित्रकार जब चित्र बनाता है तो रेखाओं का निर्माण करता है और एक चित्र सामने आ जाता है। कवि जब शब्दों के सहारे एक चित्र बनाता है तो वो बिंब कहलाता है। और ये पूरी तरह मनुष्य की इंद्रियों से जुड़ी हुई बातें होती है। बिंब शब्द आया और वो शब्द चूंकि हमारे इंद्रियों से जुड़ी हुई है, जैसे लालिमा से भरा हुआ सूर्य, वो सूर्य दृश्य बिंब आँख आ गया। स्वाद से संबंधित हो गया तो स्वादस्य, नाक से संबंधित हो गया तो घ्राण्य, सुनने वाला हो गया तो श्रव्य, छूने वाला हो गया तो स्पर्श। तो इस पाठ में बिंबों का भी प्रयोग हुआ है, हम उसको अभी बताएंगे आपको। तो बिंब किसे कहते हैं, ये प्रश्न आएगा। तो भीतर से जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न की को कोई पैमाना नहीं है, निश्चित पैमाना नहीं है। मैंने एक उदाहरण स्वरूप बता दिया कि क्या क्या किस किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, और ऐसे अनेक प्रश्न। कपास किसे कहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। कपास प्रकृति में उगा हुआ एक सफ़ेद तत्व है जिसे हम रुई के नाम से जानते हैं, जिससे कपड़ा बनता है। परंतु उसकी विशेषता क्या होती है? रंग सफ़ेद होता है, मुलायम होता है, उससे धागा बनता है। उस रुई से पूजा के लिए दीपक जलाने का भी उपयोग में लाया जाता है। पतंग किसे कहते हैं बताएं? रंगीन पतली कागज़ से बनी रहती है, बांस की पतली कमान बनी होती है, उसमें धागे के सहारे उड़ता है। कठोर छत से क्या तात्पर्य है? बच्चा जब अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है तो वो जो यथार्थ आता है वो कठोर होता है। ये प्रश्न हो गए। बच्चों को खतरों से कौन बचाता है? तो आशा रूपी जो प्रेरणा है उसके भीतर की। जैसे पतंग को कौन बचाता है? धागा बचाता है। उसी पर बच्चा यदि गिर गया तो उसको कौन बचाता है? उसके भीतर की आशा, विश्वास, उसी आशा के सहारे पुनः खड़ा हो जाता है। पृथ्वी किसके पैरों के नीचे वैभव को रखती है? जो पुरुषार्थ करता है, जो दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, उसके पैरों के नीचे पृथ्वी रख देती है। तो इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार करके अपने कॉपियों में रखना है। मेरी बात को बड़ी गंभीरता से लेना। किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं मैं अभी उल्लेख कर दिया। अब पूरे पाठ में आप पूरे प्रश्नों को निकालिए उसका उत्तर लिखते रहिए। व्याख्या करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन प्रश्नों का उत्तर जो लिखते जाएंगे अपने आप में व्याख्या के रूप में परिवर्तित हो जाएगी वो। तो इससे क्या होगा? व्याख्या भी तैयार हो गया और पाठ से जो प्रश्न पूछा जाएगा भीतर से, उसका भी उत्तर आपके पास पहले से तैयार रहेगा और आप मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे। 5 अंक का आता है और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं 5 अंक, इसलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे। पाठ के पीछे जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं उनको मैं आपको कराता हूँ। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है
और वर्षा ऋतु का अंतिम चरण भी भादों का महीना कहलाता है, और भादों गया और शरद ऋतु का आगमन होने लगता है। तो प्रकृति में परिवर्तन क्या क्या होता है? एक तो प्रकृति पूरी धुली हुई स्वच्छ दिखाई पड़ती है, आसमान में कहीं बादल दिखाई नहीं पड़ते, खुला आसमान, स्वच्छ आसमान होता है। ये प्रकृति में पहला परिवर्तन हो गया। काली घटाएं नहीं दिखाई पड़ रही है। ऐसे पूर्व दिशा में जो सूर्य उदित हो रहा है वो खरगोश के आंखों के समान है, वो आकर्षक हो गया। धरती पूरी साफ सुथरी दिखाई पड़ रही है, सब कुछ धुला धुला है। तो ये प्रकृति का परिवर्तन हो गया। इसका उल्लेख आप अपनी भाषा में करेंगे, अपने शब्दों में करेंगे। प्रश्न दूसरा कहता है, सोचकर बताइए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? विशेषणों का प्रयोग किया गया है। कागज है, परंतु कैसी कागज है? पतली कागज है। वो कागज की विशेषता है पतली। कैसी कागज है? रंगीन कागज है। कमानी कैसी है? पतली कमानी है। पतली विशेषण हो गया। धागा कैसा है? पतली कमानी, पतला कागज। तो ये सब विशेषण हैं। इन विशेषणों का प्रयोग कवि इसलिए करता है कि अपनी जो भाव को वो प्रकट करना चाहता है उसमें और गहराई लाना चाहता है, उसमें और प्रभाव पैदा करना चाहता है। इसीलिए विशेषणों का प्रयोग कवि लोग करते हैं। हम ही लोग सामान्य बोलचाल में खाना खा रहे हैं, स्वादिष्ट खाना है। अब खाना की विशेषता स्वादिष्ट है, खट्टा है। खाना कैसा है? खट्टा है, मीठा है, कड़वा है। दौड़ रहे हैं, कैसा? तेज दौड़ रहे हैं। तो ये जो विशेषण आ रहे हैं, तेज, खट्टा, पतला, रंगीन, ये अपनी बातों को और आकर्षक बनाने के लिए या प्रभावोत्पादक बनाने के लिए हम लोग विशेषण का प्रयोग करते हैं। और कवि ने, आलोक धनवा ने भी पतंग पाठ में जो इसका प्रयोग किया है, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया है। तो इसको भी आप अपनी भाषा में लिख लेंगे। बिंब स्पष्ट करें। मैंने अभी बताया बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है चित्र। अब एक कवि कैसे चित्र बनाएगा? वो तो चित्र नहीं बनाता, वो तो शब्दों के माध्यम से, शब्दों के सहारे से काव्य रचना करता है। तो शब्दों का चित्र बनाता है और उस शब्दों के चित्र के माध्यम से पाठक समझ जाता है कि यहाँ पे क्या चित्र दिखाना चाहता है कवि। जैसे सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया। अब सबसे तेज बौछारे गई, तेज बौछारे दिखता है, दृश्य हो गया, हमारी आंखों से दिख रहा है, इंद्रिय से। और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश मुलायम, स्पर्श कोमल। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बिंब जो है हमारी इंद्रियों के माध्यम से स्पष्ट हो जाती है। जहाँ पे देखने वाला आ गया तो दृश्य बिंब कहला गया, जहाँ पे मुलायम कठोर वाली बात हो गई तो स्पर्श बिंब हो गया, जहाँ से सूंघने वाला हो गया तो घ्राण्य बिंब हो गया, जहाँ सुनने वाला हो गया। बच्चे घंटियाँ बजाते हुए साइकिल से आते हैं। अब यहाँ घंटी बज रही है तो क्या हो जाएगा? श्रव्य हो जाएगा। जो देखने का भाव आता है, जिसका अभी पंक्ति में शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो दृश्य बिंब हो गया। जहाँ सूंघने वाला हो गया तो घ्राण्य हो गया, सुनने हो गया तो श्रव्य हो गया, छूने वाला हो गया तो स्पर्श हो गया। इस प्रकार इसमें जो आपके बिंब का जो प्रयोग किया गया है। अब चमकीले इशारों से बुलाते हुए, अब चमकीले इशारों से चमकीला दृश्य हो गया और इशारों से बुलाते हुए श्रव्य हो गया, दृश्य श्रव्य दोनों आ गया। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अब शरद आ रहा है तो देख रहे हैं तो दृश्य बिंब हो गया। तो ये हम इसको 5 रूप में ले सकते हैं। हम बिंब को देखने का, शब्द के माध्यम से देखने का कोई दृश्य उपस्थित करता है तो दृश्य, सुगंध से संबंधित को हो गया तो घ्राण्य, छूने से संबंधित को हो गया तो स्पर्श, सुनने से हो गया तो स्पर्श। इस प्रकार इन 5 इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इसमें कवि किस बिंब का प्रयोग किया है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। मैंने अभी बताया जन्म से ही बच्चे कपास लाते हैं। कपास की विशेषता बताया मैंने। कपास की विशेषता में क्या क्या बताया? सबसे पहली विशेषता, कपास का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है।
सफ़ेद निर्मलता का प्रतीक होता है, पवित्रता का प्रतीक होता है। बच्चों का जीवन भी निर्मल होता है, हृदय साफ सुथरा रहता है, छल कपट प्रपंच उनके मन में नहीं रहता है। तुरंत लड़ते हैं, तुरंत मिलते हैं, सारा बैर भाव समाप्त। ये कपास की विशेषता है। सफ़ेद तो ये बच्चों की भी विशेषता है। कपास मुलायम होता है तो बच्चों का शरीर भी बिल्कुल कोमलता से युक्त होता है। उस कपास से धागा बनता है तो वही कोमलता से भरा हुआ पवित्र हृदय वाला बच्चे के मन में आशा रूपी धागा भी होता है। वो प्रेरणा का काम करता है, वो ऊंचाइयों को छूने के लिए उसको प्रेरित करता है। तो ये कपास की सारी विशेषताएं बच्चों के भीतर होती है, इसलिए वहाँ पे जन्म से ही कपास लेकर आते हैं, कवि ने कहा है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। पतंग आसमान में उड़ रहा है तो बच्चों भी अपने सपनों की दुनिया में उड़ रहे हैं, और सपनों की ऊंचाइयों को भरते हुए वो भी रंगीन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। पतंग जिस प्रकार इधर हवा के झोंकों में लहराता है, वैसे बच्चा भी अपने लक्ष्य की ओर जब बढ़ते रहता है तो वो भी लहराते रहता है, परंतु लक्ष्य को प्राप्त करने का इतना जुनून रहता है कि वो किसी प्रकार का भय उसके मन में नहीं रहता। और जिस प्रकार पतंग भी लहरा लहरा के आसमान में उड़ती रहती है, उसी प्रकार बच्चा भी अपने सपनों को दुनिया में उड़ान भरते रहता है। इसीलिए पतंगों के साथ साथ वो भी उड़ते रहते हैं, ऐसा कवि कहता है। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, इससे क्या तात्पर्य है? छतों को भी नरम बनाते हुए, छत तो कठोर होता है, नरम से क्या तात्पर्य है? जब बच्चा पतंग उड़ाने के लिए छत पे चढ़ा रहता है तो उसका पूरा ध्यान पतंग उड़ाने में रहता है, तो जो कठोर छत है उसको ज्ञान ही नहीं रहता। और इस प्रकार वो कठोर छत भी पतंग उड़ाने जुनून के सामने में नरम हो जाता है। उसका कोई दर्द, उसकी कोई गोटी पैर को नहीं चुभती, इस प्रकार वो नरम हो जाता है। दिशाओं को मृदंग बनाने से क्या तात्पर्य है? बच्चे जब छत में दौड़ते हैं तो उसके पैरों की आहट आती है, पैरों का पदचाप आता है दौड़ने का, कूदने का, तो वो मानो दिशाओं की मृदंग की आवाज़ है। जिस प्रकार मृदंग की आवाज़ को सुनकर हम सब झूमने लगते हैं, उसी प्रकार मानो वो बच्चों के पैरों से कूदने का, उछलने का, जो दौड़ने का जो पैरों का आहट आ रहा है, वो मृदंग की आवाज़ हो। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। जब वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते यदि कभी गिर भी गए तो पुनः खड़े होते हैं, और जब पुनः खड़े होते हैं तो उसके भीतर आत्मविश्वास भी खड़ा हो जाता है। और फिर आत्मविश्वास जब खड़ा हो जाता है तो गिरने का भय भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और निडर हो जाता है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाता है। और फिर उस सुंदर सुनहला सूरज देखता है। कितना सुंदर कवि ने लिखा है, निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। जब निडर हो जाते हैं तो उस सुंदर सूरज के सामने आ जाते हैं कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सौंदर्य का पान करूँगा ही, मैं पतंग उड़ाऊँगा ही, मैं अपने लक्ष्य की ओर वो आगे बढ़ूँगा ही। इस उद्देश्य से वो आगे बढ़ जाता है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है, अभी बताया मैंने। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? नहीं लगती है। और क्यों नहीं लगती है? क्योंकि हमको उड़ाने का, पतंग उड़ाने का आनंद इतना मिलते रहता है कि छत कठोर लगते ही नहीं है। लक्ष्य की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्य को प्राप्त करने का जुनून इतना रहता है कि संसार की कठोरता का बोध ही नहीं होता। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? खतरनाक परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में आती है और उन खतरनाक परिस्थितियों का जब वो डट कर सामना करता है, मुकाबला करता है, हारता नहीं है, तो दुनिया उसके सामने में बड़े सुंदर रूप से आती है, सफलता मिलती है। और सफलता मिलती है तो सफलता का सम्मान सब लोग करते हैं। संघर्ष के समय व्यक्ति अकेला होता है, संघर्ष अकेले करता है, और संघर्ष करते 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 वो हर खतरों का सामना करते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है।
तो निश्चित रूप से धरती उसका सम्मान करती है, धरती के लोग उसका सम्मान करते हैं। तब उस समय व्यक्ति बड़ा अपने आप को एक महान महसूस करता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करता है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। आसमान में रंग बिरंगे पतंगों को उड़ते देखकर अपना बचपना याद आ जाता है। सबसे पहले तो कि हम जब बच्चे थे तो बच्चों के साथ मिलकर झुंड के झुंड मैदान में पतंग उड़ाने जाते थे। सब अपने खुद से पतंग बनाते थे या बाज़ार से खरीदते थे और धागे के सहारे में सब एक दूसरे का पतंग को प्रतियोगिता करते थे, काटते थे। तो उस समय तो बचपना का दृश्य है। परंतु जब हम बड़े हो जाते हैं तो पतंग को उड़ते, कटते, गिरते और आसमान में उड़ते देखते हैं तो हमारे अंदर एक बात आता है कि ये जीवन की परिभाषा है। जीवन में व्यक्ति आसमान की बुलंदियों को छूना चाहता है, तो बुलंदियों को जब छूने के लिए जब जाता है तो मुश्किलें आती है। तेज़ हवा का झोंका जाता है, गिर जाता है, फिर खड़ा हो जाता है और इस प्रकार गिरते उड़ते अपने सुंदर जीवन की यात्रा को पूरा करता है। ये प्रेरणा हमको ये पतंग को उड़ते हुए देखकर मिलती है। रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है? जिस प्रकार संगीत में हम डूब जाते हैं तो अपने आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा शरीर का रोआ रोआ उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डूबा होता है। और जब डूबा होता है तो अपने आप एक संगीत का मंत्रमुग्ध होने की स्थिति बन जाती है। कोई सुध बुध नहीं रहता। मेरा लक्ष्य वो चिड़िया की आँख जो अर्जुन को दिखाई पड़ती है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति, ये मेरा उद्देश्य, ये मेरा लक्ष्य, और उस लक्ष्य पर इतना केंद्रित रहता है कि वो संगीत के मंत्रमुग्ध में संगीत का जैसा लय होता है वैसे ही डूबा रहता है। ये तात्पर्य है इसका। महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें बच्चों को कैसे थाम लेती है? महज एक धागे के सहारे धड़कती ऊंचाइयां, धागा आशा का प्रतीक है। जिस प्रकार वो पतंग को पूरा नियंत्रित और संभाला रहता है, वो कोमल सा पतला सा धागा, और उसको उड़ाते जब बच्चा बेसुध रहता है, डूबा रहता है, अपनी ऊंचाइयों को देखता रहता है पतंग को, तो वो पतंग को उड़ाने में इतना मंत्रमुग्ध रहता है कि उस बच्चों को हर प्रकार के खतरों से महज एक धागा बचा लेता है। ये विशेषता है उस पतंग की, या तल्लीनता की, या डूबे रहने की। इस प्रकार ये पतंग पाठ पूरा हुआ और इसके प्रश्नों को मैंने और व्याख्या को मैंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। यदि समझ में कोई बात नहीं आई होगी तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप उसके माध्यम से अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 बार देख लिए। प्रश्नोत्तर जो जिसका उल्लेख किया हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न बनता है, कैसे उत्तर बनते हैं, उसको 1 बार 2 बार देख लीजिए, आपको अपने आप समझ में आने लगा। इस वीडियो से सबसे बड़ा लाभ तो ये भी होगा कि बार बार देख के समझ सकते हैं आप और अपने सारी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। अब ये पाठ पूरा आपकी कापियों में मिलनी चाहिए। इसके प्रश्नों, व्याख्या से संबंधित प्रश्न और पीछे मैंने जो प्रश्न बताए हैं वो अतिरिक्त प्रश्न जो बताए हैं वो पूरी आपकी कापियों में बिल्कुल क्रमवार स्पष्ट स्वच्छ अक्षरों में पाठ पहले के नाम से दिखाई पड़ना चाहिए। और जैसे ही विद्यालय आरंभ होगी मैं जितना भी पाठ्यक्रम पूरा कराऊंगा उसको मैं देखूंगा। तो ये आज के लिए इतना पर्याप्त। इस बात को आप कापी को आप होमवर्क को पूरा कर लीजिए।